हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे जो हमारा संविधान है उसके भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके पहले हमने जो वीडियो डाला था उसमें किस तरह से संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली, किस तरह से संविधान सभा का निर्माण हुआ, फिर संविधान का निर्माण हुआ, कौन कौन से लोग संविधान के निर्माण की मांग कर रहे थे और किस प्रकार से कितने सदस्य ने इलेक्शन लड़ा, फिर कितने लोग जीत कर आए, इन सब बातों का हमने पिछले वीडियो में वर्णन किया है। और हमने वहाँ 26 जनवरी 1950 तक संविधान लागू होने तक की सारी बातों का जिक्र किया है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हम लोग संविधान का भाग 1 के बारे में बात करेंगे। आप ऐसे देखो, अगर हमारा संविधान एक बुक है तो बुक जब हम लोग खोलते हैं तो उसका पहले उसका उद्देश्य बुक का लिखा रहता है फर्स्ट पेज में, तो वो हमारा प्रस्तावना लिखा हुआ है। उसके बाद अनुसूचियाँ दी गई है, उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और हर भाग में अनुच्छेद हैं। जैसे कि भाग 1 की अगर बात करें तो 1 से 4 तक है, 2 की बात करें तो 5 से 11 तक है। तो इस तरह से हर भाग में अनुच्छेद दिए गए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। तो हमारा संविधान का भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं राज्य क्षेत्र का। तो पहला सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि राज्य क्षेत्र की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णन है और वो किस भाग में आता है। 2 सवाल बन सकते हैं और दोनों का आंसर होना चाहिए। राज्य क्षेत्र का जब भी बात आए तो याद रखिएगा कौन, भाग 1, और अनुच्छेद भी कौन हो जाएगा, 1। और इसमें कहा गया है कि, और इससे 2 और सवाल आ सकते हैं कि यहीं पर ये डिफाइन किया गया है राज्य क्षेत्र के बारे में, और यह भी बोला गया है कि इंडिया का कितना नाम है इसी लाइन में डिफाइन है। जो हमारा स्टार्टिंग लाइन होता है अनुच्छेद 1 का, उसमें कहा गया है कि भारत या इंडिया, याद रखिएगा ये नाम, भारत या इंडिया, भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, कौन कौन बोला, एक तो हमारा भारत या इंडिया राज्यों का संघ। याद रखिएगा यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्यों का संघ, पहला सवाल बन सकता है राज्य क्षेत्र की परिभाषा कहाँ है, वो भी 1 में। भारत या इंडिया 2 शब्द के बारे में वर्णन है। इसके अलावा संविधान में किसी तीसरे शब्द का वर्णन नहीं है, ना आर्यवर्त का कहीं वर्णन मिलता है, ना हिंदुस्तान का या जो भी नाम है उसका कहीं वर्णन नहीं मिलता है। बस भारत या इंडिया, यही 2 शब्द का वर्णन संविधान में किया गया है, वो फर्स्ट लाइन में डिफाइन है। उसके बाद बोला गया है कि वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट, याद रखिए क्या बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है। ये भी याद रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल नहीं बोला गया है। एक शब्द अभी आपको बता दें, पहले इसके पहले का क्वेश्चन देख लो, भारत या इंडिया शब्द यूज किया गया है। कहीं ऑप्शन में पूछा गया कि भारत के लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भारत, इंडिया, यही ऑप्शन सही होगा। अगर दे दिया जाए भारत या हिंदुस्तान, गलत है। भारत या आर्यवर्त, वो भी गलत है। भारत और इंडिया राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा बोलेगा कि भारत क्या है, ऑप्शन में रहेगा राज्यों का संघ, केंद्र शासित प्रदेशों का संघ, अलग अलग कुछ भी ऑप्शन दे दिए जाए तो हमारा ऑप्शन का आंसर क्या होना चाहिए, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। अब देखो इतना आप समझ गए। अब बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का जिक्र किया गया है, फेडरल या फेडरेशन का जिक्र नहीं किया गया। ना फेडरल का कहीं में प्रयोग किया गया भारत के संविधान में, कहीं पर भी फेडरल का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर आप देखोगे तो यूनियन और फेडरल का एक ही मीनिंग होता है, इतना आप समझ गए। यूनियन या फेडरल का एक ही मीनिंग होता है, यूनियन या फेडरेशन, इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है, हिंदी में वो होता है संघ। लेकिन इंग्लिश में अलग अलग मीनिंग है और दोनों का अलग अलग अर्थ है। यूनियन कहने का मतलब, भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, माशाल्लाह बड़ा सुंदर संविधान उन्होंने बनाया है। उन्होंने बोला कि हमारा जो देश है वो यूनियन है, फेडरल नहीं है। यूनियन का मतलब क्या हुआ, इसको समझने से पहले आप फेडरल को समझिए। फेडरल में क्या होता है, अलग अलग राज्य, सभी राज्य मिलकर एक समझौता पर साइन करते हैं और वो सभी राज्य मिलकर क्या बन जाते हैं,
एक देश बन जाते हैं। आप अमेरिका को देख लो, एक समझौता के तहत वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया को देख लो, अगर ऑस्ट्रेलिया में देखो तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, या ऊपर नीचे आ जाओ तो विक्टोरिया, उसके ऊपर उसके बीच में न्यू साउथ वेल्स। तो ये सब प्रांत है और इन सभी प्रांतों ने क्या किया, समझौता किया और वो एक हो गए। तो वहां पर क्या है, अगर किसी प्रांत को लगेगा कि हम इसमें ठीक से नहीं रह रहे हैं तो वो उससे आसानी से हट सकता है। यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया की अगर कोई एक प्रांत चाहे तो ऑस्ट्रेलिया से हट सकता है, क्या कि वहां फेडरेशन है, संघ ने मिलकर एक समझौता किया है, उसके तहत एक राज्य की कल्पना, एक देश की कल्पना की जाए। अगर हम पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो राज्य बोला जाता है, देश का यूज नहीं होता है, राज्य मतलब देश, समझ लेना। अब हमारा देश क्या बोला, हम यूनियन है, यानी कि हमारा जो देश है उसमें विकेंद्रीकरण तो क्या गया, राज्यों को अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। यह एक सिंगल इकाई है, सिंगल बॉडी है, अलग अलग पार्ट जरूर हैं लेकिन सब क्या सिंगल बॉडी है। हमारा जो संघ है अनास्वर है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। कोई राज्य भी कितनी भी कोशिश कर ले वो भारत से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी ऑफ पार्ट है। ठीक है, तो यूनियन और फेडरेशन में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां से भी एक प्यारा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत क्या है, यूनियन है, फेडरल है, और हिंदी में ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको संघ, आपको इंग्लिश में हिंदी में लिख दिया जाएगा यूनियन, फेडरल। तो ये रखिएगा, भारत में के संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का जिक्र ही नहीं मिलता है। तो यूनियन और फेडरेशन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, अगर भारत का राज्य क्षेत्र है तो राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएगा, इसकी भी परिभाषा होना चाहिए कि राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएगा। तो यहां हम लोग को 3 भाग में बांट दें। एक आया, क्या बोला गया, राज्य, जो भी राज्य होंगे सभी राज्य क्षेत्र में आएंगे। दूसरा क्या बोला, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित या केंद्र शासित, संघ शासित प्रदेश। और तीसरा बोला गया अर्जित प्रदेश। ये आप समझिएगा अर्जित प्रदेश, क्योंकि ये तीनों तो आप समझ जाएंगे, ये दोनों कि भारत में जितने राज्य हैं वो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जो भी राज्य, अभी भारत में 28 राज्य हैं। जितने संघ शासित प्रदेश हैं, अभी भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, वो भी आ जाएंगे राज्य क्षेत्र में। अर्जित प्रदेश क्या है, इसको समझिए। बोला अगर कभी कोई, मान लो कि हम लोग को एकदम पावरफुल हो गया, अमेरिका टाइप का शक्तिशाली अगर हम लोग बन गए और हमने पीओके को छीन लिया, हमने नेपाल को जीत लिया, श्रीलंका को जीत लिया, इनको भारत में सम्मिलित करना है तो ये क्या कहलाएंगे, अर्जित प्रदेश कहलाएंगे। जिसमें संविधान लागू हुआ उस समय तो ये नहीं थे, बाद में हम लोग इसको अर्जित करेंगे। हमने सिक्किम को अर्जित भी किया है। तो जो भी अर्जित प्रदेश होंगे वो, संघ शासित प्रदेश होंगे वो, और जो राज्य हमारे हैं वो, ये तीनों भारत के राज्य क्षेत्र में होंगे। यानी कि राज्य क्षेत्र की परिभाषा किसमें, अनुच्छेद 1, याद रखिए किसमें आएंगे, अनुच्छेद 1, याद रखिएगा अनुच्छेद 1 में आएंगे। अब देखिए अर्जित प्रदेश की बात को हम लोग बाद में बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 2 के बारे में बात करेंगे। जो हमारा अनुच्छेद 2 है, आर्टिकल अनुच्छेद 2, इसमें बोला गया है जो अर्जित क्षेत्र होगा, अर्जित क्षेत्र को मिलाने की प्रक्रिया शामिल है। मिलाने की प्रक्रिया याद रखिएगा, मिलाने की प्रक्रिया का शामिल किया गया। अर्जित क्षेत्र जो हम लोग कहीं से छीन के लाएंगे, मार के पाकिस्तान से पीओके छीन लेंगे, उधर आजकल नेपाल तेज बन रहा है उसको भी छीन लेंगे, तो किस तरह से उसको मिलाएंगे, इसका आर्टिकल 2 में वर्णन है। और यहां से भी एग्जाम में एकदम प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन आएगा कि किस संविधान के किस अनुच्छेद में अगर हम लोग अर्जित प्रदेश को शामिल करने का वर्णन है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 2। और यह भी याद रखिएगा इसको अर्जित करने की प्रक्रिया बनाएगा कौन, तो वो भी बताया गया कौन बनाएगा प्रक्रिया, संसद बनाएगा। याद रखिए कौन प्रक्रिया बनाएगा, संसद बनाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अर्जित क्षेत्र मिलाने की प्रक्रिया कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। कौन, संसद। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए ये समझ गए आर्टिकल 2। जो भी हम लोग जीत उत के लाएंगे, पीओके को मार के पाकिस्तान को लपेट के ले आएंगे, पीओके उधर नेपाल से, नेपाल को आजकल तेज बन रहा है केपी ओली, उनको भी मार के छीन लेंगे नेपाल उपाल, वो सब देखेंगे बाद में। अभी बात करेंगे हम लोग 3 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 3 क्या बोलता है। ये बोला कि जो वर्तमान भारत है, मान लो कि वर्तमान जो हमारा भारत है, ठीक है,
वर्तमान भारत के जो भी क्षेत्र में हम लोग को, जो वर्तमान भारत है इसमें जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब के सीमा में अगर विस्तार करना, मान लो कि राजस्थान है और इसको यहाँ का कोई पार्ट को मिलाना होगा, अगर राजस्थान की सीमा ये है और राजस्थान की सीमा में ये करना होगा तो किसके तहत करेंगे? आर्टिकल 3 के तहत। यानी कि अगर नए राज्य के गठन हो, जैसे कि भारत से बहुत सारे नए नए राज्य बने, पहले बिहार झारखंड एक हुआ करता था, दोनों अलग हो गए, एक नए राज्य बना। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक हुआ करते थे, नए राज्य बने। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक हुआ करते थे, पहले अलग हुए। तो जो नए राज्य बनेंगे वो किसके तहत बनेंगे? आर्टिकल 3। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएगा एग्जाम में कि नए भारत के, वर्तमान भारत के अंदर नए राज्य किस अनुच्छेद के तहत बनाए जाते हैं? तो अनुच्छेद 3। और 2 में क्या, अगर बाहर से कहीं से छीन उनके लाएंगे, उसको मार के छीन उनके लाएंगे, वो अर्जित होगा। लेकिन जो हम खुद हैं, इसमें अगर जो अभी का भारत है उसमें अगर कोई राज्य का क्षेत्र का सीमा विस्तार करना हो, या उस राज्य में एक नए राज्य की स्थापना करना हो, या उसका नाम में परिवर्तन करना हो, असम हो गया है, तो इस तरह के नाम में परिवर्तन करना हो तो ये सब किस में आएगा? अनुच्छेद 3 में आएगा। ठीक है, समझ गए। अब बात करेंगे इसमें जो परिवर्तन होगा वो कौन करेगा? जो प्रक्रिया होगा किसी को किसी राज्य में नए राज्य बनाने का, उसकी सीमा विस्तार करने का, उसका जो भी नाम परिवर्तन करने का, वो कौन करेगा? संसद बनाएगा, कानून बनाएगा। संसद क्या करेगा? कानून बना के कर देगा। और साधारण कानून से, कोई बहुमत उमत की जरूरत नहीं है, साधारण कानून से बनाएगा। भी इसके बारे में जिक्र करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने तो आपको मेन फैक्ट हो गए। अब जो बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट से है, और कॉन्सेप्ट वाइज अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से समझना, एक एक बात स्पष्ट हो जाएंगे, बस आप सुनते रहना। अब बात करेंगे अनुच्छेद 4 क्या कहता है। आर्टिकल, अगर हम लोग 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 बोलता है कि 2 और 3 में जो प्रक्रिया के तहत हम नए राज्य बनाएंगे या कहीं से छीन के 2 के तहत ले आएंगे, वो 368 संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं होगा। 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, अंतर्गत नहीं आएगा। लो, अब आप बोलोगे 368 में क्या है? तो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन 368 बोला कि जो आप परिवर्तन करोगे वो 368 के अधीन नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। क्योंकि जब भी हम लोग इस तरह के कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल साधारण बहुमत से पास करते हैं, हो जाता है। तो इस बात को स्पष्ट कर देता है कि 368 के द्वारा संविधान संशोधन के अंतर्गत ये दोनों में जो भी परिवर्तन कीजिएगा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहा हूं, इसके लिए पहले हम लोग 368 को समझ लेते हैं। उसमें अनुच्छेद 4 का 368 से क्या संबंध है और किस तरह से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो 368 पे चलते हैं हम लोग। कौन सा? 368 में, उससे पहले आप एक बात बताओ, संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होते हैं, 3 प्रकार से। पहला क्या होता है? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। अब आप एक बात समझो, ये तो संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन 368 की अगर बात करें, जो संविधान संशोधन भाग 20 में 368 का जो वर्णन है उसमें कहा गया है कि 368 के अंतर्गत केवल 2 प्रकार के संशोधन ही हैं। 368 में संशोधन किसको मानेगा? यही दोनों को, यानी विशेष बहुमत से प्लस विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन, इन्हीं दोनों को 368 में माना गया। याद रखिएगा, 368 में 2 प्रकार के संशोधन का जिक्र है, वो है विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस हाफ राज्यों का अनुमोदन। साधारण बहुमत से संशोधन को संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। हम लोग जो भी संविधान संशोधन की बात करते हैं, भारत में अभी तक 104 संविधान संशोधन हुए हैं, वो सब इन दोनों की बात करते हैं, 368 के तहत करते हैं, इसकी बातें नहीं करते, साधारण बहुमत से नहीं करते। जबकि अनुच्छेद 2 और 3, अभी 4 जो हम लोग बात कर रहे थे, उसमें क्या बोला गया था कि संसद साधारण बहुमत से,
यानी कि संविधान संशोधन तो हुआ ही नहीं। ये तो साधारण बहुमत से राज्य बन जाएंगे, उसके सीमा में विस्तार हो जाएगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा। कोई बाहर से अगर राज्य लाना होगा, ये सब अनुच्छेद 4 में बोला गया है कि ये 368 यानी कि 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब इसके अंतर्गत नहीं आएगा, साधारण बहुमत से हो जाएगा। आपने कभी सुना है क्या कि झारखंड किस संविधान संशोधन के द्वारा झारखंड अलग हुआ, किस संविधान संशोधन के द्वारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ? कभी सुना है? नहीं सुना है। लेकिन फिर आपके मन में एक सवाल बन जाएगा कि हमारा जो सिक्किम के बारे में वल्लनैरन जो हम लोग एग्जाम में रटते हैं कि अनुच्छेद संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा या 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम का भारत में विलय किया गया, दिमाग में क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि हम तो बोल रहे हैं संविधान संशोधन होता ही नहीं जब नए राज्यों का विस्तार करते हैं या नए राज्य मिलाते हैं या उसकी सीमा में परिवर्तन करते हैं, नहीं होता। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है, सिक्किम वाले केस में बोलता है होता है। तभी बता रहा हूं, उसे आप लोग समझेंगे, स्पष्ट हो जाएगा क्या सीन है यहाँ पे। एक बात और तब तक बता दें कि जो साधारण बहुमत से, अच्छा इससे पहले उसी का बात कर देते हैं, ठीक है। जब हम लोग सिक्किम को भारत में मिलाया जा रहा था तो उस समय एक चीज बताया, उस समय एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद था 2 का ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2 का ए। अब ये 2 का ए जोड़ने के लिए 35वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। हमने अभी बात किया संघ राज्य क्षेत्र का, उसमें बोला गया था, क्या बोला गया था? 3 बातें बोला गया था। राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और क्या होगा? अर्जित राज्य होगा। अब 2A क्या बोला? देखो, इससे पहले सिक्किम की कहानी समझो। तिब्बत को चाइना ने क्या किया? अपने अधीन कर लिया। अब सिक्किम को डर लग रहा था कि चाइना उसे भी अपने अधीन कर लेगा, तो सिक्किम भारत के साथ बोला कि हम आपके साथ मिलना तो चाहते हैं, लेकिन प्रारंभ में हम आपके साथ थोड़ा सा सह राज्य टाइप का रहना चाहते हैं, मतलब कि 100% आप में नहीं मिलेंगे, कुछ दिन आपके साथ रहना चाहते हैं, घुलना मिलना चाहते हैं। आपके साथ घुल पाते हैं कि नहीं घुल पाते हैं, इसके लिए हमको कुछ दिन टाइम दीजिए। तो 2A में जोड़ा गया सह राज्य, एसोसिएट स्टेट बोला जाता है, सह राज्य। अब देखो, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या बोला गया था? राज्य आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, अर्जित राज्य आएंगे। कहीं पर भी सह राज्य की कल्पना थी ही नहीं अनुच्छेद में, संविधान में कहीं सह राज्य की कल्पना नहीं की गई थी। और सिक्किम ने प्रस्ताव रखा कि हम सह राज्य बनेंगे। सह राज्य क्या होता था? तो सह राज्य में जो आता है, सह राज्य की दर्जा उसे दिया जाता है जिसका एक तरह से बाह्य जो भी विदेश नीति होगा वो आप डिसाइड कीजिएगा, रक्षा आप डिसाइड कीजिएगा, कम्युनिकेशन आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन आंतरिक मामला वह राज्य खुद डिसाइड करेगा, वो सह राज्य होता है। यानी भारत में मिलने से पहले सिक्किम सह राज्य बनकर, सह राज्य बनकर रहना चाहता था, एसोसिएट स्टेट बनकर रहना चाहता था। तो संविधान में सह राज्य कहीं कल्पना नहीं थी, इसीलिए 35वां संविधान संशोधन 1975 किया गया। फिर से सुन लीजिए, 2A जोड़ा गया 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत, और एक सह राज्य की कल्पना कर दी गई, और इसी सह राज्य कल्पना के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बना दिया गया। तो आप समझ रहे हैं कि सिक्किम का विलय के लिए यह अनुच्छेद नहीं बना था, ये तो उसे सह राज्य बनाने के लिए बना था। अब बोलिएगा ठीक है, तो फिर 36वां क्या है? 36वां भी तो बोलते हैं कि सिक्किम को मिला लिया। तो 36वां में क्या किया गया? 35वां में बोला कि चलो सह राज्य बन जाओ। फिर सिक्किम को लगा कि नहीं, भारत बड़ा अच्छा देश, हमको बड़ा इज्जत दे रहा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहा है, तो बोला ठीक है, हम आपके साथ पूर्णतः मिलना चाहते हैं। तो बोला ठीक है, तो अब क्या करना है? इसको हटाना भी तो है, जोड़ तो दिए थे, इसको हटाना भी है। तो इसको हटाने के लिए 36वां संविधान संशोधन कर दिया गया, इसको हटाने के लिए, 2A को हटाने के लिए। 35वां किया गया था 2A जोड़ने के लिए, यानी सह राज्य की कल्पना की गई संविधान में, इससे पहले था ही नहीं। 36वां बोला गया ठीक है, हटा देते हैं, और हटा दिया गया, और इसको साधारण बहुमत से बात का राज्य बना दिया गया। तो समझ रहे कॉन्सेप्ट? वन लाइनर एग्जाम में हम लोग सीधे रट लेते हैं कि 36वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो सिक्किम को मिलाने से। लेकिन सिक्किम को मिलाने से नहीं है भैया, क्योंकि राज्य को मिलाना हो, सीमा विस्तार करना हो, जो भी करना हो, वो साधारण बहुमत से आता है, वो संविधान संशोधन का पार्ट नहीं आता है। क्योंकि संविधान संशोधन 368 के तहत बोला जाता है कि विशेष बहुमत जो चेंज किया जाए, विशेष बहुमत जिसके लिए प्रयोग में लाया जाए, उसके तहत करेंगे। तो ये भी आपका समझ में आ गया होगा कि यहाँ तो साधारण बहुमत का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई
संविधान संशोधन का संबंध है ही नहीं राज्यों को अपने में मिलाने से। ये तो केवल 2A और 2A को जोड़ने के लिए 35वां, 2A को खत्म करने के लिए 36वां। अब यहाँ से दो प्यारा सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अनुच्छेद 2A, आप याद रखना जितना ए देखते हो, ए जुड़ता है, बी जुड़ता है, सी जुड़ता है, डी जुड़ता है, क ख, ये सब मूल संविधान में नहीं होता, ये बाद में जोड़े जाते हैं और ये अपने आप में एक स्वतंत्र अनुच्छेद भी होता है। जैसे कैपिटल ए का प्रयोग किया गया, मतलब ये अपने आप में एक स्वतंत्र अनुच्छेद है जिसमें बोला गया कि सह राज्य की अभिकल्पना कर दी गई। फिर बोला गया कि चलो अब सब राज्य की जरूरत नहीं है, सिक्किम पूर्णतः मिलना चाहता है, तब क्या करो, सह राज्य की अवधारणा को खत्म करो। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य को खत्म कर दिया गया और इस तरह सिक्किम हमारा हो गया। इसी संविधान संशोधन में, 36वां संविधान संशोधन में एक और चीज किया गया, विधानसभा, अगर किसी राज्य में विधानसभा की स्थापना तभी की जाएगी जब वहां 60 विधानसभा का क्षेत्र हो। 60 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र। लेकिन अब अगर सिक्किम में देखोगे तो 32 ही है, 32 विधानसभा क्षेत्र ही है सिक्किम में। तो सिक्किम में इसका भी प्रावधान कर दिया गया 36वां संविधान संशोधन में। बोला गया ठीक है, सिक्किम को अब बाद में रखते हैं और यहाँ 32 विधानसभा क्षेत्र है तो भी इसे राज्य की दर्जा दे देंगे। तो इतना आपने समझा। अनुच्छेद 4 को समझा। अनुच्छेद 4 में क्या बोला गया कि 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन होगा वो 368 के अधीन नहीं होगा, अर्थात साधारण बहुमत से होगा। अब आप देखो, साधारण बहुमत से एक दो और एग्जाम्पल आपको देते हैं कि अब बात देखो 2014 में तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में उदय हुआ तेलंगाना का। साधारण बहुमत के बारे में दो चीज और कर दें, किसी राज्य की अगर सीमा में विस्तार, इतना आप समझ गए होंगे, किसी राज्य की सीमा में विस्तार करना, यानी अनुच्छेद 3 की बात फिर से हम लोग कर रहे हैं। अनुच्छेद 3 में बोला गया था कि वर्तमान भारत के अंदर ही अगर कोई नया राज्य बनाना हो, सीमा में विस्तार करना हो, नाम परिवर्तन करना हो, तो इसके लिए भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही, राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। और राष्ट्रपति इस अनुमति से पहले क्या करता है, यह भी सवाल बन सकता है। ये वहां की विधानसभा को भेजता है कि देखिए हम आपके विधानसभा में और एक नए, आपके राज्य क्षेत्र में एक नए राज्य बनाना चाहते हैं, या आपके राज्य का नाम परिवर्तन करना चाहते हैं, या उसकी परिसीमा में विस्तार करना चाहते हैं, आप अपने विधानसभा से पूछ के अपनी सलाह दो। और इसके लिए राष्ट्रपति टाइम भी निर्धारित करता है, वो टाइम 10 दिन दे दे, 15 दिन दे दे, 20 दिन दे दे, राष्ट्रपति की इच्छा पे है। ये दोनों सवाल भी बन सकते हैं कि कौन विचार के लिए भेजता है कि आपका राज्य का परिवर्तन कर रहे हैं, राष्ट्रपति भेजता है कि आपका राज्य का में एक नए राज्य बनाएंगे, आप प्रस्ताव भेजो। टाइम भी कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, जो भी देना होगा राष्ट्रपति देता है। लेकिन राष्ट्रपति उसके सलाह को मानने के लिए, मान लो वहां के विधानसभा ने बोला कि मुझे नहीं करनी है, मुझे नए राज्य की जरूरत नहीं है, मैं अपने राज्यों को नहीं बांटना है, इन सलाहों को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता, बस पूछ लेता है, पूछ लिया आपसे मन रखने के लिए, लेकिन आपकी बातों को मानने के लिए हम क्या है, बाध्य नहीं है। तो इस बात को याद रखना कि ये बाध्य नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल देख लो कि 2014 में तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश अलग अलग हो गए। तो तेलंगाना से जब राष्ट्रपति ने पूछा, तेलंगाना बोलते हैं, आंध्र प्रदेश से जब राष्ट्रपति ने पूछा कि हम आपके राज्यों का क्या कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के विधानसभा ने नकार दिया, बोला नहीं मुझे विभाजन नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, राष्ट्रपति ने नहीं सुना, तेलंगाना का विभाजन कर दिया, तेलंगाना के रूप में एक नए राज्य की स्थापना कर दिया गया और आंध्र प्रदेश का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया 2014 में। तो सुनने के लिए राष्ट्रपति क्या होता है, उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। मन हुआ तो माने, नहीं मन हुआ तो नहीं माने। ठीक है, इतना तक आप लोगों ने समझा। अब बात हम लोग एक और चीज के बारे में करेंगे। तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 कंप्लीट आपका क्लियर हो गया होगा। इतने देर से हम बार बार अनुच्छेद 368 कर रहे हैं, तो 368 के बारे में थोड़ा सा अच्छे से ज्ञान ले लेते हैं कि अनुच्छेद 368 क्या होता है और क्या क्या इसमें प्रावधान है और किस प्रकार में इसे संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, चलिए। और इसका संबंध भी 4 से है। अब हम लोग अगर देखें संविधान में, तो संशोधन 368 के तहत 2 प्रकार के बताया था।
एक विशेष बहुमत प्लस आपको क्या करना है, आधे राज्य की अनुमति भी लेना है। तो ये चीज़ भी आती है संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब देखिए कुछ बातों का यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि संविधान संशोधन में जो कुछ विशेष बातों का बात कर रहे हैं अभी, उसमें बात करेंगे मौलिक अधिकार को लेके कुछ बातें हुई है। 1968 की अगर हम लोग बात देखें तो 1968 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का एक केस आया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि संविधान जो है वो मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता। इस बातों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी 368 के अंतर्गत हम लोग इसी बातों को वर्णन करेंगे कि इसमें बताया गया है 368 में कि क्या होगा, दो प्रकार से परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन करेगा यानी संशोधन करेगा कौन, तो संसद संशोधन करेगा। कौन संशोधन करेगा, संसद करेगा। लेकिन किस क्षेत्र में करेगा, किस क्षेत्र में नहीं करेगा, इसके लिए कुछ केस को देख लेते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1968 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि संसद जो है वो मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता। एक और बात बताना चाहेंगे, ये तो हो गया, मान लो कि संविधान में ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। एक तीसरा एक और बात बता दे कि राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से, जो राष्ट्रपति होगा, अगर संसद कुछ संविधान संशोधन करता है तो जो राष्ट्रपति होगा वो अनिवार्य रूप से सहमति देगा। मतलब अगर साधारण बहुमत में राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेजता है, लेकिन संविधान संशोधन बिल में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता। यहां से भी एक प्यारा सा सवाल एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस संशोधन को, या इस तरह से पूछे कि संविधान संशोधन को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या नहीं भेज सकता, तो आपका पूरा जवाब होना चाहिए कि नहीं भेज सकता। उसे हर हाल में उसे स्वीकार करना होगा, और यह प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में था कि आप भेज सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी, तो हमारी इंदिरा गांधी थी, 24वां संविधान संशोधन कर दिया। कितना? 24वां संविधान संशोधन। और 24वां संविधान संशोधन 1970 में कर दिया। और उन्होंने क्या बोला भैया, बोला कि अगर हम संविधान संशोधन कर देंगे, राज्यसभा और लोकसभा पास कर दिया और राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो राष्ट्रपति को हर हाल में उस पर क्या करना होगा, उसको स्वीकार करना होगा, उस पर साइन करना होगा। राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। ये 24वां संविधान संशोधन 1970 के तहत कर दिया गया। इसमें यह भी बोला गया कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकते हैं 24वां संविधान संशोधन में। दोनों बात समझे। अब एक और केस की बात करते हैं, वो आया था 1973 में, यानी गोलकनाथ के 6 साल बाद एक केस आया जिसका नाम था केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती। केशवानंद बनाम केरल राज्य भारती जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट डिसीजन दिया कि संविधान के किसी पार्ट में संसद संशोधन कर सकता है। इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये केस तो अक्सर पूछे जाते हैं। केशवानंद बनाम केरल राज्य के केस में क्या हुआ, क्या डिसीजन आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान के किसी पार्ट में, वो मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो, संसद परिवर्तन कर सकता है। और ये भी याद रखिएगा कि अभी तक के जो भी संवैधानिक पीठ बने हैं उसमें सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ यही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यों के बीच में था। 13 लोग थे और A.K. सीकरी से याद रखिएगा, A.K. सीकरी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा पीठ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्यारा सा एकदम नन्हा सा क्वेश्चन आएगा कि भारत की अब तक की गठित सबसे बड़ा पीठ कौन सा था और कब हुआ था? 1973 में था। कौन था? A.K. सीकरी थे। किस लिए बना था? केशवानंद बनाम केरल राज्य के लिए बना था। यहां से भी सवाल बन सकता है। इसमें एक और तो बोला गया कि मौलिक अधिकार के समेत संसद संविधान के किसी पार्ट में संशोधन कर सकता है, परंतु एक किंतु परंतु लगा दिया कि आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर में संसद परिवर्तन नहीं कर सकता। लो, अब यहां पर पेच उसने फंसा दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर में आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब देखो एक दो चीज और बता दें, बेसिक स्ट्रक्चर से मामला फंस गया। क्या हुआ कि केस के बारे में बात करेंगे। वो केस अभी आया था 2015 में। कब आया था? 2015 में। और वो था हमारा 99वां संविधान संशोधन। ठीक है, इधर मोदी सरकार में ये आया था।
और इससे संविधान संशोधन कर दिया गया, राष्ट्रपति ने इसे पास भी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ लोग पहुंच गए। अब देखो, इससे पहले एक जगह और चलते हैं। 24वां संविधान संशोधन 1970 में एक चीज और किया गया था। वो किया गया था कि हमारा जो 13 है, अनुच्छेद 13, जिसमें विधि की परिभाषा, अनुच्छेद 13 में क्या है, विधि की परिभाषा। देखो, अभी कॉन्सेप्ट वाली चीजें इसे समझना होगा। एग्जाम से इसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए समझना होगा। लिखने पे इसे कम ध्यान देना होगा, इसे क्या होगा, हमें समझना होगा। तो हम लोग समझ रहे हैं कि अनुच्छेद 13 जो हमारा उसमें बोलता है विधि की परिभाषा दी गई है। तो जो हमारे इंदिरा गांधी महान संविधान के साथ जो उन्होंने खेल किया वो तो इतिहास में याद ही रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन 1970 के तहत बोला कि इसमें एक और आर्टिकल उन्होंने जोड़ दिया 13 का 4, और बोला कि जो संशोधन होगा, संविधान संशोधन होगा, वो विधि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा ही नहीं। अर्थात अब जो विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ये 1970 का 24वां संविधान संशोधन था। 73 में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट कि मौलिक अधिकार समेत संसद किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन कर ले, लेकिन आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर में संसद परिवर्तन नहीं कर सकता। जब 99वां संविधान संशोधन 2015 में कुछ लोगों ने केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ये बात पहुंच गया कि ये जो संविधान संशोधन हुआ है वो वैध नहीं है, तो इतिहास में पहली बार 99वां संविधान संशोधन को पूर्णतः रद्द कर दिया गया। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस संविधान संशोधन को पूर्णतः रद्द कर दिया। तो याद रखिएगा 99वां संविधान संशोधन 99वां, और ये हुआ कब था, 2015 में मोदी सरकार ने इसे लेके आया था। तो जब मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच बहस हो रहा था, सरकार पहुंची कोर्ट, तो सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा, देखिए पहला बात तो आप ही का डिसीजन है 1973 में कि संविधान जहां चाहे परिवर्तन कर सकता है। दूसरा बात, 13 के 4 में एक बात वर्णित है कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, तो इसमें न्यायिक पूर्वावलोकन की जरूरत ही नहीं है, न्यायालय इसमें कुछ नहीं करेगा। संविधान के बारे में बात सुप्रीम कोर्ट को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अच्छा बाबू तुम हमको बताओगे संविधान, रुको हम तुम्हें बताते हैं। हमने 1973 में भी केशवानंद बनाम जो केरल राज्य था, उस समय भी हमने क्या बोला था कि ठीक है आप कीजिए सब जगह संशोधन, लेकिन आधारभूत संरचना में आप संशोधन नहीं कर सकते। और मेरा जब भी आधारभूत संरचना की बातें होंगी तो हम आएंगे और हम रद्द कर देंगे। आप हमको फिलॉसफी मत पढ़ाइए कि 13 का 4 क्या बोलता है और मेरा क्या 1973 का डिसीजन है। मौलिक अधिकार में परिवर्तन हम बोले कि आप कर सकते हैं, लेकिन हमने उसमें एक और चीज जोड़ा, बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप लोग बोलेंगे बार बार मैं बेसिक स्ट्रक्चर कर रहा हूं, आधारभूत संरचना ये क्या होता है। देखो, आधारभूत संरचना के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कभी परिभाषित किया ही नहीं। इसे इस तरह से समझो कि आधारभूत संरचना है जिसमें हमारा संविधान का ढांचा है। हमारा पूरा संविधान का ढांचा वो बातें जिसपे हमारा संविधान का ढांचा है, वो सारी बातें जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचकर संविधान का निर्माण किया, उनकी मंशा संविधान निर्माण की क्या थी, वो भी आधारभूत संरचनाओं में आएगी। जिसके बिना हम अपनी संविधान की कल्पना नहीं कर सकते, वो भी हमारा आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। लेकिन एक बात और स्पष्ट रखिएगा कि आधारभूत संरचना के बारे में कभी डिफाइन नहीं किया गया, और सुप्रीम कोर्ट इसका फायदा उठाती है जब उसे कभी लगता है कि सरकार तेज बन रही है या कुछ ज्यादा दिमाग लगा रही है, तो वो बोल रही है ये आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है, हम इस पे रोक लगाएंगे। क्योंकि जानबूझकर न्यायालय द्वारा जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना, उसको परिभाषित नहीं किया जाता कि कौन कौन बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, उसका फायदा वो अपने अनुसार उठाता है। तो ये बातें आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब एक और बात है कि संशोधन जो होता है वो किस प्रकार से गुजरता है और क्या इसमें परिवर्तन क्या क्या, अभी बात कर लेते हैं इस पे। अब देखो, अब संविधान संशोधन, ये भी याद रखना कि संविधान संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में डाला जा सकता है। याद रखना, संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में भी डाल सकते हैं, लोकसभा में डाल सकते हैं, इसमें भी पहले डाल सकते हैं, इसमें भी पहले डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसने पास कर दिया
और इसने रोक दिया तो भी बिल क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अगर इसने पास कर दिया, इसने रोक दिया, तो भी बिल क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अगर दोनों ने पास कर दिया तो वो भी बताया था 24वां संविधान संशोधन 1970 के तहत राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से जो स्वीकार करने के लिए बाध्य है, तो राष्ट्रपति इसको साइन कर देगा और ये संशोधन हो जाएगा। ये भी याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बता दें, अब यहां से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर किसी बिल को लोकसभा ने क्या कर दिया, पास कर दिया, किसी बिल को लोकसभा ने पास कर दिया, ठीक है, वो बिल राज्यसभा पहुंचा, राज्यसभा पर उस पर बातें उते चल रही है, और हुआ क्या कि जिस समय उस पर बात बहुत चल रहा था, 2-4 दिन का टाइम चल रहा था, या बिल राज्यसभा में अटका हुआ था, लोकसभा का क्या हो जाएगा, लोकसभा का क्या हो जाएगा, लोकसभा क्या बोलते हैं उसे, खत्म कर दी जाए, या लोकसभा का विघटन हो जाएगा। लोकसभा का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। जब लोकसभा का विघटन हो जाएगा और ये बिल राज्यसभा में अटका हुआ था, तो जब लोकसभा का विघटन होगा तो ये बिल अपने आप क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि अगर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में है और राज्यसभा में बिल अटका हुआ है और इस बीच में लोकसभा विघटित हो जाता है, तो ये बिल अपने आप क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा देखिए क्या होता है, अगर राज्यसभा में ये बिल पास हो गया, राज्यसभा में ये बिल पास हो गया और ये लोकसभा में पहुंचा, और लोकसभा में रहते हुए लोकसभा क्या हो गया, विघटन हो गया, तो ये बिल रद्द नहीं होगा। याद रखिएगा, क्योंकि राज्यसभा अस्थाई निकाय है, अस्थाई संस्था है राज्यसभा, और इसने अगर अस्थायी रूप से पास किया है और लोकसभा में गया वो बिल, लोकसभा में बहस हुआ चल रहा था, उस बीच लोकसभा का विघटन हो जाता है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, किसी कारणवश लोकसभा का विघटन हो जाए, तो भी याद रखिएगा कि ये बिल यहाँ पर पड़ा रहेगा। जब नई लोकसभा आएगी तो फिर ये बिल डाला जाएगा, फिर लोकसभा उसे पास करे तो बिल बनेगा, और नहीं पास करे तो रद्द हो जाएगा। लेकिन यहां से एक बार पास हो गया तो दोबारा यहां पे रद्द नहीं होगा ये बिल। जैसे लोकसभा वाली क्या हो जाती थी, रद्द हो जा रहा था, लेकिन राज्यसभा से अगर कोई बिल पास हो जाए और यहाँ पर ये विघटित हो जाती, रद्द नहीं होगा, यहाँ पड़ा रहेगा, नया लोकसभा चुनकर आएगा, फिर इस बिल पे बहस होगा, पास होना होगा, फेल होना होगा। ये बात को आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, किस प्रकार संशोधन होता है, पास होने के बाद राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से उस पर बाध्य है। तो आज हमने भाग 1 को देखा, 1, 2, 3, 4 के बारे में बात की, और उसके बाद हमने 368 के कुछ बातों को देखा, अनुच्छेद 13 की भी बात किया, उसके में जो 24वां संविधान संशोधन द्वारा उसमें 13 का 4 जोड़ा गया, उसके बारे में मैंने बात किया। ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है, आपको कॉन्सेप्ट से इन चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि इससे अलग अलग तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में डाल दिए जाते हैं और हम लोग को लगता है ये कहाँ से पूछ दिया गया, क्योंकि पूरा जो है इसमें याद करने योग्य बातें तो 3 ही थी, अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4, 4 बातें, लेकिन इतना लंबा वीडियो बना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, लंबा टाइम तक याद रहेगा, और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसका आंसर दे पाओगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के किसी नए वीडियो के साथ, इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।